हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल पांडा। हाउ आर यू गाइस? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब अपने एग्जाम को टारगेट करते हो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, फेस्टिव सीजन आने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है तैयारी ना करें, पढ़ाई ना करें, क्योंकि वी आर स्टूडेंट और हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमारे त्योहार मिलते हैं, हमें छुट्टियां मिलती है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो आपको और मुझे, हम दोनों को साथ मिलकर पढ़ाई करना, चाहे दिवाली हो चाहे दशहरा हो, लेकिन लेक्चर्स आपको जो है कंटिन्यू मिलेंगे, क्योंकि एमपी का करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चे, सो इसी के साथ मैं आ चुकी वर्ड्स इसका एक और नया लेक्चर आपके सामने लेकर, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन एमपी के करंट अफेयर से रिलेटेड एज वेल एज 10 क्वेश्चन हम लोग एमपी के जीके जीएस से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखिएगा फटाक से। रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट एनर्जी लेवल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन ऑनर्ड विद द सीम स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2023? हाल ही में किस राज्य सरकार के ऊर्जा विकास निगम को सीम स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताइए। अच्छा, एमपी का हाँ चलो, ये तो मैंने बताई दिया आपको, एमपी में किया गया है ना। एमपी का ऊर्जा विकास निगम कहाँ है बेटा? यदि आपसे पूछ लिया जाए एमपी एनर्जी डेवलपमेंट कहां पर है, कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, कहां पर है बेटा? भोपाल में। कहां पर है ये? भोपाल में है। और ये कब बना था? 1982 में। कब बना था ये? ध्यान रखिएगा, कब बना था ये भैया? 1982 में। तो इसको अभी अभी क्या मिला है भैया? अवार्ड मिला है। कौन सा? सीम स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 से जो है सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल और ले लेते हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम was awarded the SEAM Star Performance 2022 by the Society of Energy Engineers and Managers SEAM in New Delhi for its unique efforts towards energy literacy। भाई एनर्जी लिटरेसी के लिए जो एफर्ट्स एमपी गवर्नमेंट ने किए हैं, उसके लिए क्या किया गया है भाई? अवार्ड दिया गया है। एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर सुरेंद्र बाजपेयी रिसीव्ड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन। भाई कॉर्पोरेशन की तरफ से किसने लिया जो अवार्ड है? वो लिया मिस्टर सुरेंद्र बाजपेयी ने। कौन है ये? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एडिशनल एईई। ठीक है। For the first time in the country, more than 15 lakh citizens have joined the energy literacy campaign। भाई पहली बार कंट्री में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने एनर्जी लिटरेसी कैंपेन को ज्वाइन किया है। लॉन्च इन मध्य प्रदेश ऑन नवंबर 2005-2021। भाई 25 नवंबर 2021 को एक कैंपेन हुआ था और इसमें 15 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है मध्य प्रदेश में भाग लिया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी तक किसी भी, ये कहिए आप, प्रदेश में किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है। With the aim of teaching energy conservation benefits of renewable energy and economy to the common citizen। इसका एम क्या था भाई? लोगों को बताना एनर्जी के बारे में कि भाई रिन्यू कैसे होती है एनर्जी, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है ना, सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली who has been appointed women additional advocate general for the first टाइम इन मध्य प्रदेश? भाई पहली बार मध्य प्रदेश में महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? इनके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके, याद हो है ना। मैंने आपसे उस टाइम पे जस्ट आपसे डायरेक्ट नाम पूछा था, है ना। तो फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई नाम क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि फर्स्ट टाइम विमेन बनी है ऐसी, है ना। तो ये कौन है भैया? तो आप जानते हो कि कौन है भैया? अर्चना खेरजी। इनके बारे में हमने पहले भी बात की कि जी हाँ, अर्चना खेरजी जो है हमारे यहाँ की फर्स्ट वुमेन एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है बनी है। कहां पर? इंदौर कोर्ट में बनी है। चलेगा, थोड़ा सा और इनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। Now, two additional advocates general in Indore bench for the first time in Madhya Pradesh. A woman additional advocate general Kher will represent the government. Advocate Archana Kher has been appointed as an additional advocate general to represent the government in the High Court. Okay. In which of the following cities No Car Day will be organized on 22 September 2023? 22 सितंबर 2023 को निम्न में से किस शहर में नो कार डे का आयोजन किया जाएगा? भाई ये आयोजन किया जा चुका है ऑलरेडी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे दिल से बुरा लगा था जब किसी ने इसको जो है फॉलो नहीं किया था। जी, आई वॉज इन ट्रैफिक, जो है अभी लेक्चर हम लोग थोड़ा आगे रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। आई वॉज इन ट्रैफिक और वहां पर मैंने देखा था कि कुछ लड़के लड़कियां जो ट्रैफिक संभाल रहे थे वो ऐसे पोस्टर्स ले लेके खड़े थे, नो कार डे, कि आज आपको कार नहीं चलाना है। बट स्टिल लोग जो है कार चला रहे थे, उनको ही हटा हटा के निकल रहे थे, है ना। तो ये हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैम कहाँ की बात कर रही है। मैम कहाँ की बात कर रही है भैया? इंदौर की, है ना। मैं आपको बता दूं 22 सितंबर को ये किया गया इंदौर में। अच्छा, 22 सितंबर को क्यों किया गया? क्योंकि ये वर्ल्ड नो कार डे होता है, वर्ल्ड नो कार डे होता है। भाई कार का यूज आपको इस दिन जो है नहीं करना होता, कार फ्री डे जो आप बोल सकते हैं, है ना। यह बोल दो वर्ल्ड कार फ्री डे, वर्ल्ड कार फ्री डे इसको कहा जाता है ना।
तो इसलिए जो है ये आयोजन किया गया और ये कहां पर किया गया, इंदौर में। लेकिन दुख की बात है कि इसको जो है किसी ने माना नहीं, है ना। दुख की बात है कि इस पे जो है किसी ने फॉलो नहीं किया इस चीज को, और किसी ने किया, मैंने खुद फॉलो नहीं किया था। ठीक है, चलेगा। No Car Day will be organized in Indore city on 2nd September, 22nd September. Indore is also contributing toward environmental protection along with the cleanness. हम जानते हैं ये बात तो। On this day, an appeal has been made to the officer and employees of the municipal corporation as well as the citizens to use bicycles, public transport and two-wheelers. Okay. At which of the following places was the fourth meeting of G20 infrastructure working group held? निम्नलिखित में से किस स्थान पर G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी समूह की चौथी बैठक का आयोजन किया जाएगा? रतलाम, ग्वालियर, खजुराहो या विदिशा? चौथी बैठक के मतलब मैम 3 बैठक हो चुकी होगी, जो तो मैं बोलूंगी बिल्कुल हो चुकी है। अब आप कहोगे मैम वो G20 की 3 बैठकें कहाँ हुई है, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? फर्स्ट हुई थी पुणे में। कहां पर हुई थी बेटा? पुणे में हुई थी। सेकंड कहां हुई थी? सेकंड हुई थी आपकी विशाखापट्टनम में। कहां हुई थी? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। थर्ड कहां पर हुई थी? थर्ड हुई है बेटा ऋषिकेश में। कहां हुई है? ऋषिकेश में हुई थी थर्ड वाली, ऋषिकेश में। विशाखापट्टनम, है ना, थर्ड हुई थी ऋषिकेश में, है ना। और ध्यान रखिएगा, अब जो चौथी होने वाली है, मतलब चौथी हो चुकी है वैसे अभी तो, कहां पर हुई है? खजुराहो में हुई है। कहां पर हुई है बेटा? खजुराहो में हुई है। तो चारों का ध्यान रखिएगा सबसे, और 4 ही मीटिंग्स इसमें हुई है ना। ये और ये चौथी और लास्ट मीटिंग थी, ये भी ध्यान रखिएगा। फोर्थ और लास्ट मीटिंग कहां पर हुई है? हमारे एमपी के खजुराहो में हुई है, फोर्थ और लास्ट मीटिंग। कब से कब तक चली मैम ये? तो ये चली बेटा 21 और 22 सितंबर, है ना। 2 दिन ये चली खजुराहो में, है ना। फोर्थ और लास्ट, फर्स्ट कहां हुई है? पुणे में, सेकंड कहां हुई है? विशाखापट्टनम में, थर्ड कहां हुई है? ऋषिकेश में, और फोर्थ और लास्ट कहां हुई है? खजुराहो में। चलेगा। अच्छा, फर्स्ट कहां पर हुई है? पुणे में। The fourth meeting of G20 Infrastructure Working Group was held Khajuraho, Madhya Pradesh under the G20 chairmanship of India. Offline this meeting discussion were held regarding the challenges faced in rising financial resources along with the promoting private investment in urban infrastructure to be done. भाई डिस्कस किया गया चीजों के लिए, है ना, जो चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, है ना। और जब हम प्रमोट करते हैं किसको? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अर्बन एरियाज में, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना। तो उस सारी चीजों के लिए क्या किया गया है? यहाँ पे मीटिंग की गई है, बातचीत की गई। देखिए बातचीत से मुझे पता है कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट एक आइडिया तो मिलता ही है क्या करना चाहिए हमें आगे। Who among the following has recently been honored with the मध्य प्रदेश एकलव्य अवार्ड? निम्न में से किसे हाल ही में मध्य प्रदेश एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? पलक शर्मा, रोहित कुमार, विवेक त्रिपाठी या सुनैना पाठक? जल्दी बताइए। चलिएगा, तो एकलव्य अवार्ड की मैं बात करूं तो ये किसको दिया जाता है भैया? पहली बात तो इसको दिया किसको गया? ये दिया गया भैया पलक शर्मा जी को। किसको दिया गया? पलक शर्मा जी को। मैं आपको बता दूं, एकलव्य अवार्ड दिया जाता है 19 साल से कम के बच्चों के लिए, है ना। 19 साल से कम जो बच्चे, कब से स्टार्ट किया गया यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे भैया? 1994 से जो है मैम इसको स्टार्ट किया गया। पहले जो है इसमें 2011 तक इसमें जो है 25,000 रुपए ही दिए जाते थे। कितने दिए जाते थे? 25,000 रुपए। और अब बढ़ के कितने हो चुके हैं? वो 1 लाख रुपए हो चुके हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? आप 1 लाख रुपए। यदि आपसे पूछ ले एमपी स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट कब बना था? वेलफेयर डिपार्टमेंट कब बना था, तो आप क्या बताएंगे? अच्छा, वेलफेयर डिपार्टमेंट कब बना था ये बात तो जाने दो। मैं आपसे ये पूछ लूं कि हमारे क्या एमपी के स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है, तो आप क्या बताएंगे भैया? वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये कब हुआ था भैया? 1981 में मिला था। तो किनको मिला अभी हाल फिलहाल में ही? पलक शर्मा जी को ये मिला है। एकलव्य अवार्ड आप जानते होंगे, एकलव्य कौन थे भाई? एक बहुत ही ये कहिए विद्वान, साथ ही साथ हम सबको जो है प्रेरणा देने वाले एक विद्यार्थी थे। आजकल के तो भाई कैसे होते हैं बच्चे, उनको जरा सा कुछ बोल दो तो वो हम उनको बस नहीं चले, वो हम पे हाथ उठा दे। इस टाइप के स्टूडेंट्स आज मैंने देखे, लिटरली मैंने देखे ऐसे स्टूडेंट्स, है ना। और एक वो थे, तो वो प्रेरणा लेने के लिए एक अच्छा सा नाम दिया एकलव्य अवार्ड। वाओ। रिसेंटली ड्राइवर पलक शर्मा, रेसिडेंट ऑफ इंदौर, कहा कि इंदौर के मध्य प्रदेश हैज ऑनर्ड विद द मध्य प्रदेश एकलव्य अवार्ड बाय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। पलक शर्मा स्टार्टेड लर्निंग डाइविंग। डाइविंग आप समझते हो ना भाई,
लगाते हैं जो। एट द एज ऑफ 8 एंड नाउ एट द एज ऑफ 16 शी हैज बिकम द फेमस ऑल ओवर इंडिया फॉर हर स्पोर्ट्स टैलेंट। भाई 8 वर्ष की उम्र से उन्होंने सीखना चालू करा था और अभी वे केवल 16 वर्ष की है ना, और वो पूरे इंडिया में उनके टैलेंट के उस पर फेमस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, शिवराज सिंह चौहान has announced to open संस्कृत यूनिवर्सिटी in which district? हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? सागर, रीवा, सतना या उज्जैन, बताइए। तो आपको मैंने पहले बताया पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय की जो है यहाँ पे अभी कुछ कोर्सेज शुरू करने किए गए हैं, है ना, कुछ कोर्सेज शुरू किए गए, फिर साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया जाएगा, बहुत सारे नए कोर्स भी ऐड किए जाएंगे। कहाँ पर किया गया? पाणिनि, महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय रीवा में किया गया है ना। यहाँ पे संस्कृत से रिलेटेड फैकल्टीज होंगी जो आपको संस्कृत को पढ़ाएंगे, एज वेल एज संस्कृत में यहाँ पे रिसर्च वगैरह भी होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, एमपी में फर्स्ट टाइम संस्कृत महाविद्यालय बन रहा है। रामानुजाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश। रामन नहीं महर्षि पाणिनि है ना शायद, यार जहां तक मुझे पता है महर्षि पाणिनि है। चलिए कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेंगे एक बार वापस से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप अरेंजमेंट्स विल आल्सो बी मेड फॉर द स्टूडेंट्स रिसीविंग रिचुअलिस्टिक एजुकेशन इन संस्कृत स्कूल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान said that while addressing the Acharyagans who came from Vindhya of at the Chief Minister Residence Office. On this occasion, Public Relation Minister राजेंद्र शुक्ला और ये सब प्रेजेंट थे, हमें इनसे कोई अभी लेना देना नहीं। Which sanctuary has recently been declared as the 7th Tiger Reserve of Madhya Pradesh? हाल ही में किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? बोरी सेंचुरी, नौरादेही सेंचुरी, राला मंडल सेंचुरी या पनपटा सेंचुरी? भाई आपने जो है ये पनपटा सेंचुरी का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, है ना, थोड़ी सी अजीब है, आप लोगों ने, मुझे पता है बहुत ज्यादा फेमस चीजों के नाम हम लोग नहीं सुनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है नौरादेही, कौन सी वाली जगह बेटा? नौरादेही जो है इसको अभी हाल फिलहाल में ही ऐड किया गया है। ये अपने जो है मैं बताऊं आपको तो ये तेंदुए के लिए बहुत फेमस है ना। यहाँ पे जो है ये लेपर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। कौन सा? पूरा नौरादेवी अभ्यारण्य जो है लेपर्ड्स के लिए जो है बहुत फेमस है। ये कहाँ पर है? तो ये देखिएगा, ये है सागर, ये है आपका सागर, नरसिंहपुर, दमोह और रायसेन, इन 4 जगहों पर है। कितनी जगहों पर बेटा? 4 जगहों पर, सागर, नरसिंहपुर, दमोह और रायसेन में फैला हुआ है ये नौरादेही अभ्यारण्य। यदि मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये 1975 में बना था। कब बना था ये 1975 में बना था। हाल फिलहाल में ये फेमस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बेटा इसको टाइगर रिजर्व में तो लिया ही गया है, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसका नाम भी चेंज करने का चल रहा है। जी हाँ, इसका नाम रिप्लेस किया जाएगा और इसका नाम रिप्लेस करके वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसका नाम जो है रखा जाएगा नौरादेही का। इस बात को हमने आगे लिख भी रखा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसको। Madhya Pradesh has got the 7th Tiger Reserve. Noradehi Sanctuary of Sagar has now been declared a Tiger Reserve. Its name will be Virangana Durgavati Tiger Reserve. मैंने आपको बताया ना क्या नाम होगा इसका? Virangana Durgavati Tiger Reserve. There are a large number of animals in Noradehi. बहुत सारे एनिमल्स है। These mainly include leopard. मैंने आपको बताया तेंदुए के लिए बहुत फेमस है ये जगह। There were tigers here at one time, but due to lack of protection, they became extinct. भाई पहले यहाँ पर टाइगर्स भी बहुत पाए जाते थे, पर आपको पता है क्या हुआ था टाइगर्स के साथ हमारे यहाँ? Apart from tigers, many wild animals including चिकारा, deer, नीलगाय, jackal, wolf, ये सारे पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश is also called the tiger state of India. हम जानते हैं बात। At present there are 785 tigers in MP. भाई MP को जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है और MP में कितने हाल फिलहाल में टाइगर कितने हैं? 785 टाइगर्स हमारे यहाँ पर है। चलिए यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी जगह पर जो है नामीबिया से लाकर छोड़े गए थे, तो आप मुझे क्या बताएंगे? है ना, टाइगर्स लाके कहां से छोड़े गए थे? Which police training college has recently been awarded the best practices smart policing award 2022? हाल ही में किस पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को बेस्ट प्रैक्टिस इन स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? रीवा पुलिस प्रशिक्षण, है ना, रीवा पुलिस ट्रेनिंग, सागर पुलिस ट्रेनिंग, इंदौर पुलिस ट्रेनिंग या भोपाल पुलिस ट्रेनिंग? बताइए किसको किया गया है?
तो आपको मैं बता दूं, बेस्ट प्रैक्टिस एंड स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से जो सम्मानित किया गया वो किसको किया गया भैया? इंदौर को। जी हाँ, इंदौर की पुलिस भाई साहब बहुत स्मार्ट है। हाँ, अरे तुम गाड़ी पे चलते लोग रहोगे, चलते चलते जो है तुम्हारी गाड़ी में से जो है चाबी निकाल लेंगे, इतनी स्मार्ट है। और इतनी दूर से देख के समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे तू निकलने वाला, तेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। इतनी स्मार्ट है हमारी इंदौर की पुलिस, ठीक है। खैर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लिटरली स्मार्ट है। Award has been added to the pride of Indore. Police Training College Indore was awarded the FICCI Award for the Best Practice in Smart Policing Award 2022 at the national level. This award was given to Superintendent of Police Youngsen Dolkar by the Homeland Security Organization in Delhi. Youngsen informed that an initiative has been taken by PTC इंदौर। PTC इंदौर कहां पर है पता है आपको? हाँ, इंदौर में है, वो तो पता है, आपने देखा होगा ना, सुना होगा एमवाई रोड है ना, महाराजा यशवंतराव रोड, उसके जस्ट बगल में है पीटीसी, बहुत फेमस है। यहाँ पर इवन जो एनसीसी यूनिट्स हैं है ना, पूरे ये कहिए पूरे इंदौर बटालियन की जो एनसीसी यूनिट्स है, MP 09 बटालियन हो गई, MP 1 बटालियन हो गई, इन सबकी जो प्रैक्टिस भी होती है वो पीटीसी में ही होती है, इंदौर के। This is the first experiment in police training college Indore in the state of Vatsalya children, in the state for Vatsalya children, ठीक है। Recently by which minister the 108 feet high statue of Acharya Shankaracharya जी unveiled in ओंकारेश्वर? हाल ही में किस मंत्री द्वारा ओंकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? एकात्म की प्रतिमा। क्या कहते हैं भैया? एकात्म की प्रतिमा, या हिंदी में सॉरी इंग्लिश में कहें तो हम स्टैच्यू ऑफ वननेस। क्या कहा जाएगा भैया? स्टैच्यू ऑफ वननेस, हाँ की ना। तो किसके द्वारा किया गया? आप और मैं और आप, हम सभी जानते हैं। हमारे यहाँ जगह जगह पर जाकर जो है बिल्कुल हर चीज का भूमि पूजन कर देने वाले हमारे प्रिय मामा जी शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो है ये किया गया है। क्या ही बताएं मामा जी, जिस चीज का करना है वो कर नहीं रहे हैं आप। आफ्टर श्री महाकाल लोक इन उज्जैन, नाउ एकात्म धाम इज गोइंग टू बी बिल्ट इन ओंकारेश्वर। ये बातें हम सारी कर चुके हैं, मैंने आपको पूरे ओंकारेश्वर का पूरा बता दिया आचार्य शंकराचार्य के बारे में, लेकिन हम इससे ज्यादा आप डिस्कस नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हम जानते हैं। Which state has recently announced to double the prize money of its players who won Olympic medals? है ना, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का पुरस्कार राशि को दुगना करने की घोषणा की है? पुरस्कार राशि ले लो है ना, और पुरस्कार राशि बहनों 1000 रुपए ले लो। सिलेंडर 450 रुपए में ले लो। जो देना चाहिए शिक्षा, जो मेन है ना, शिक्षा भी नहीं, अच्छी शिक्षा वो नहीं दी जा रही है। बस क्या हो रहा है भाई मध्य प्रदेश में? क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? हो रहा है भैया ये उनकी जो भी ओलंपिक जीतेगा उनको जो है दुगना प्राइज दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan participated in the Madhya Pradesh Sports Award ceremony and the inauguration program of Khelo India Center. During this, he honored the players in the election year. अब इलेक्शन ईयर चल रहा है तो आप जानते ही हैं। CM शिवराज made many announcements regarding players. Players के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे announcements किए। CM शिवराज told the players present the program that I will never let your journey of glory stop due to lack of resources, है ना। उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी भी ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं हो तो तुम कोई काम ना करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऑल्सो मेक अनाउंसमेंट टू डबल द प्राइज मनी, उन्होंने प्राइज मनी भी डबल करने की घोषणा की है। सब पैसे दे दो, चाहे गवर्नमेंट हमारी कैसे जा रही है, घाटे में जा रही है, कोई मतलब नहीं है हमको, हमारे सिर पे कर्जा बढ़ता जा रहा, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, which is the place in मध्य प्रदेश where according to folklore ब्रह्मा विष्णु एंड महेश took incarnation as child। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था? अमरकंटक, ओंकारेश्वर, चित्रकूट या महेश्वर? ये बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा महर्षि अत्रि का, ऋषि अत्रि है ना, ऋषि अत्रि, और जो है माता अनुसुईया का, माता अनुसुईया। ऐसा
कहा जाता है कि माता अनुसुईया ने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुलाया है ना, और उन्होंने जो है सृष्टि को जन्म दिया। आप जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलके, है ना। तो ये क्या कहा जाता है कि इनका जो है कहां पर है भैया, चित्रकूट में है। कहां पर बताया जाता है कि इन्होंने जो है यहाँ पर अवतार लिया था, बाल अवतार। अब वो बाल अवतार नहीं लिया था, उसके पीछे कहानी कही जाती है कि अनुसुईया जी जो थी, है ना, वो बहुत बड़ी पतिव्रता पत्नी थी, बहुत बड़ी पतिव्रता पत्नी थी वो, है ना। उनके जो थे जैसे अपन बोलते हैं सती, वैसी पतिव्रता थी और बहुत पतिव्रता थी। तो एक बार उनका परीक्षा लेने के लिए, चूंकि जो देवियां थी वो उनसे थोड़ा वो कर रही थी कि यार ये इतनी पतिव्रता कैसे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश कहाँ आ गए, धरती पर आ गए, है ना। तीनों धरती पर आ गए और उन्होंने क्या किया, अनुसुईया जी के पास वो गए, चित्रकूट में अनुसुईया जी के पास वो गए और उन्होंने वहां पर बोला उनसे कि आप हमें जो है भिक्षा दे दो। तो वो भिक्षा देने लगे, लेकिन उन्होंने कहा हम भिक्षा नहीं लेंगे, हम भिक्षा केवल एक शर्त पे लेंगे, यदि आप पूरी नग्न अवस्था में होकर हमको भिक्षा दे, है ना। तो भाई अब अनुसुईया जी पतिव्रता कैसे आ सके, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं दूंगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमंडल से जल निकाला और उनपे फेंका और उनको एक बाल स्वरूप में तब्दील कर दिया, है ना। ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोटे छोटे अवतारों में कर दिया और जो है उनको बिल्कुल पालने में झुलाया, उनको दूध पिलाया बच्चा बनाकर और सब कुछ करा, है ना। उनको पूरी भिक्षा दी, सब कुछ करा, एकदम छोटे छोटे बच्चे बनाकर। ये सब देख के सब वहां पे देवता प्रकट हो गए, नारद जी प्रकट हो गए, सब प्रकट हो गए, तीनों भाई पत्नियां आ गई ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, है ना। उन्होंने आके देखा तो फिर उन्होंने कहा, नारद जी ने कि अब एक काम करो, अपने अपने पति को ले लो, है ना। तो वो तो पहचान नहीं पाई, है ना भाई, किसी ने किसी के पति को ले लिया, किसी ने किसी के पति को उठा लिया। फिर जो है एकदम प्रभु अपनी लीला में आए तो उन्होंने देखा कि भाई कि लक्ष्मी जी ने तो शिव जी को उठा रखा है ना, पार्वती जी ने जो है विष्णु जी को उठा रखा है। इस प्रकार से हुआ था। तो ऐसी किंवदंती है ना, हमारी माइथोलॉजीज कहती है, हिंदू माइथोलॉजीज ऐसा कहती है कि ऐसा हुआ था। कितना सच है कितना झूठ, देखिए हो सकता है मेरी इस कहानी में कहीं ना कहीं मुझसे भूल चूक भी हुई हो, है ना, कुछ पॉइंट्स इधर जा सकते हैं, मैंने बहुत पहले ये कहानी सुनी थी, बट ऐसा कहा जाता है ये काम हुआ कहा था, ये चित्रकूट में हुआ था। क्या कहाँ पे होता है बेटा, चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखिएगा, सतना में है। कहां पर है ये, सतना में। मंदाकिनी नदी का आपने नाम सुना होगा ना, हाँ जी हाँ, मंदाकिनी नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ है, विंध्य पर्वतमाला में, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने जो वनवास था उसके 11 साल यहाँ पे गुजारे थे, चित्रकूट में। वो वाली वो सुनिए, चित्रकूट के घाट पर, हाँ, कबीरदास जी ने लिखा ना, चित्रकूट के घाट पर, क्या कबीरदास ने, तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास चंदन घिसे, हाँ, तिलक करे रघुवीर, वो यहीं का है सीन, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नियर विच प्लेस आर द बाघ केव्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप है, रायसेन, विदिशा, धार या राजगढ़। बताओ भाई, बाघ की केव्स की तो हमने पहले भी बात की कि बाघ की केव्स भैया कौन सी नदी, बाघिनी नदी के किनारे। कहां पर भैया, बाघिनी नदी। दूसरी बात हमने क्या करी थी कि ये किसके से रिलेटेड है, ये बौद्ध, है ना, और हिंदू दोनों धर्म से जो है ये रिलेटेड है। बौद्ध और हिंदू लगभग इनको कब बनाया जाता है कि भाई 4 to 6 सेंचुरी के आसपास जो है ये बनाई गई है। यहाँ पर जो पेंटिंग्स की गई है वो पेंटिंग्स काफी ज्यादा फेमस है बाघ की गुफाओं में। यहाँ पे से 1982 में, है ना, 1982 में कुछ पेंटिंग्स को यहाँ से हटा दिया गया था। जो अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्तूपास भी है यहाँ पे कुछ बौद्ध स्तूप भी है ना। तो यहाँ पे 1982 में यहाँ से कई सारी पेंटिंग्स को हटाकर, और आप जानते होंगे गुजरी महल, है ना, यहाँ से कई सारी पेंटिंग्स को हटाकर जो है गुजरी महल में रख दिया गया था। गुजरी महल में क्यों रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर वो रह रही थी तो क्या हो रहा था भैया, खराब हो रही थी वो पेंटिंग्स इतने सालों से, पर अब बिल्कुल उनके क्षय होने लग गया था। इस कारण से यहाँ से जो है 1982 में कई सारी पेंटिंग्स उठा के कहाँ रख दी गई है, गुजरी महल पर रख दी गई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये कहाँ पर है, तो आप जानते हैं कहाँ पर है भैया, धार में। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो डेंगरफील्ड ने। कब की थी खोज, 1818 में इन्होंने सबसे पहले देखा था। बौद्ध स्तूपास भी है यहाँ पर, पेंटिंग्स भी है ना, और जो है हिंदू पेंटिंग्स भी यहाँ पर है, दोनों से रिलेटेड है ये गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 13, मालवा प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां पर है ना। तो देखिए, मालवा का पठार के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको समझना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बुक्स में अलग दिया हुआ होता है, कुछ बुक्स में अलग दिया होता है, बट हम जो मेजरली जिसको ज्यादा मानते हैं वो कौन सा भैया, कि आप जानते हैं कि मालवा का जो पठार उसके पूर्व में कौन है, ऊपर की साइड पर बुंदेलखंड है। अरे ऊपर की साइड हमारे सबसे बड़ा
ऊपर की साइड यदि हम देखें भिंड मुरैना ये वाले साइड पे कौन है, पूरा वो है ना। उत्तर पश्चिम साइड पे यदि हम देखें इस साइड पे तो अरावली आ जाता है। कौन आ जाता है भैया, अरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं पूरी पूरे अरावली के पर्वत आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा ढाल आपसे पूछ ले तो इसका ढाल किस साइड है, पूरे हमारे मालवा के प्लेट्यू का उत्तर पूर्व की तरफ है इसका ढाल। किस साइड है भैया, इस साइड पर है ना। जैसे यदि मैं बात करूं ये क्या है, पूर्व है, ये ईस्ट है ना, ये नॉर्थ है, तो इसका पूरा ढाल किधर है, इस साइड पर है। किस साइड पर है बेटा, इस साइड पर है मालवा के पठार को। और हम यहाँ पर देखिए मालवा का पठार इसका नाम रखा क्यों गया, यहाँ पर एक जाति पाई जाती थी जिसे कहा जाता था मालव जाति। क्या कहा जाता था, मालव जाति। उस मालव जाति के नाम पे जो है इसका नाम मालवा रखा गया। मालव जाति और कोई नहीं बल्कि ऐसा कहा जाता है कि पंजाबी और राजपूत, पंजाब और राजपूताना के कुछ लोग थे जो यहाँ आकर क्या करने लगे थे भैया, रहने लगे थे। यदि मैं आपसे बोल दूं तो ध्यान रखिएगा मालवा के पठार के मध्य से कौन सी रेखा होकर गुजरती है भैया, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होकर गुजरती है, मालवा के पठार के लगभग मध्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मालवा के पठार की, तो ध्यान रखिएगा सिगार। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार। और कौन कौन सी चोटियां यहाँ पर है, यहाँ पर जाना पाव है, पता हो तो आपको, है ना। वाचू पॉइंट से वहीं से तो फिर जो चंबल निकलती है, जाना पाव है, छजारी है, ये यहाँ की कुछ फेमस जो है चोटियां हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Near which of the following places about 2 kilometer away do two major rivers originated? निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट लगभग 2 किलोमीटर दूर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? जी हाँ, अमरकंटक, महू, छिंदवाड़ा या ग्वालियर। अब देखिए ग्वालियर के आसपास से तो हम किसी नदी का उद्गम आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा, तो ग्वालियर को तो आप हटा ही दीजिए, है ना। लेकिन छिंदवाड़ा भी नहीं मैम, महू हो सकता है, यहाँ से सुनिए हमने, उधर तो कालीसिंध वगैरह निकलती है ना, उधर फिर चंबल निकल जाती है, लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा महू भी नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, लगभग 2 किलोमीटर दूर। याद होगा आपको 2 दिन पहले मैंने आपको कल के लेक्चर में ही मैंने आपको जो है सोन नदी के बारे में पढ़ाया था, है ना। और मैंने बताया था कि अमरकंटक की पहाड़ी है, किसकी पहाड़ी भैया, अमरकंटक की पूरी पहाड़ी है ना। और इधर जो निकलती है वो कौन निकल जाती है, इधर जो है नर्मदा जी निकल जाती है, और इस साइड कौन निकल जाती है भैया, इस साइड जो है सोन नदी निकल जाती है ना। तो ध्यान रखिएगा ये कहां पर होता है भैया, अमरकंटक में होता है। कहां पर होता है, अमरकंटक में होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकल जाती है, और सोन नदी इस साइड नहीं जाती। सोन नदी किस साइड जाती है आपको पता होगा, मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये ऊपर की साइड जाती है ना। इसका जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है ना, ये उत्तर की तरफ जाती है। तो सोन नदी इधर निकल जाती है और नर्मदा नदी किधर निकल जाती है, इधर निकल जाती है, ठीक है। Next question. For which winner All India Maharaja Veer Singh Dev Award is given by मध्य प्रदेश साहित्य परिषद? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वीर सिंह देव अवार्ड किस लिए दिया जाता है, बताइए जल्दी से। किस लिए दिया जाता है, तो क्रिटिसिज्म के लिए, पोएट्री के लिए, सोशल साइंस के लिए या नॉवेल के लिए। देखिए हमारे यहाँ कोई भी पुरस्कार इस तरीके से क्रिटिसिज्म के लिए कभी दिया ही नहीं गया, है ना। या ये कहो कि क्रिटिसिज्म जो है हमारे इंडिया की चीज है ही नहीं। क्रिटिसिज्म तो जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको यूरोपियन लिटरेचर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। वहां पे क्रिटिसिज्म को अलग से उन्होंने टॉपिक ही बना रखा है, क्रिटिसाइज करो लोगों को, है ना। तो ये किसके लिए मिलता है भैया, उपन्यास के लिए मिलता है। ध्यान रखिएगा महाराजा वीर सिंह देव जो पुरस्कार है ये किसके लिए मिलता है, नॉवेल्स के लिए मिलता है, उपन्यास के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the work of prevention of population started for purification of Narmada, the main river of Madhya Pradesh? कि भाई नर्मदा नदी का जो है शुद्धिकरण हेतु प्रदूषण रोकथाम का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? भाई बहुत पहले हो चुका था, हाँ। हालांकि अब बहुत ज्यादा चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं, है ना। नर्मदा नदी में, माँ नर्मदा में, नर्मदा नदी तो हम नहीं कहना चाहेंगे, माँ नर्मदा में जो है काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये शुरू कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1986 में। और 1986 भी कौन सा बेटा, नवंबर का। कौन सा 1986, नवंबर का 1986। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, एक अगस्त 1986 दिया है, एक नवंबर 1986 दिया है। तो नवंबर 1986 को, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following places is not included in the purification of Narmada River? नर्मदा नदी के शुद्धिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शहर, कौन सा स्थान शामिल नहीं है? होशंगाबाद, अमरकंटक, महेश्वर या ओंकारेश्वर। इन चारों जगह आप नर्मदा नदी जी को देख सकते हैं, मां नर्मदा को आप देख सकते हैं, लेकिन अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्लेस है जो इसमें नहीं आता है, उनकी प्योरिफिकेशन में जो है वो नहीं आ रहा है। जल्दी बताइए।
जहां से नदी होकर निकलेगी वहां पर साफ सफाई करेंगे ना, कि जहां से निकल ही रही है भाई, जहां से वो उसका उद्गम ही हो रहा है वहां पर सफाई करेंगे क्या? नहीं। तो अमरकंटक, ठीक है, पहाड़ी पे साफ सफाई थोड़ी करेंगे भाई, जहां से उसका उद्गम ही हो रहा है वहां पे क्या साफ सफाई? वो तो ऑलरेडी प्योर है ना, वो पानी तो प्योर ही होके निकला, तो प्योरिफिकेशन कहाँ होगा? जहां पे अलग जगह है, जहां पे बहती है, जहां पर घाट है, वहां पर ज्यादा गंदा होगा, है ना, क्योंकि घाट पे हम लोग क्या डालते हैं, कभी फूल पत्ते, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग डाल देते हैं, वो भी हमारी भी श्रद्धा है, हमारी गलती नहीं है ना, पर होता है और वो अशुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा has 41 tributaries. What of all these rivers? What does it fall into? नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, आप और हम जानते हैं दोनों। इन सभी नदियों का जल किसमें गिरता है? मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या कच्चे की खाड़ी? कच्चे की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। आपको पता होगा इस तरीके से, यहाँ पर क्या आता भैया? अरब सागर, है ना, और यहाँ पर क्या आता भैया? बंगाल की खाड़ी, है ना, और इसी वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी। क्या कहते हैं भैया? खंबात की खाड़ी। नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर गिर जाती है, मतलब कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो सीधी सी बात है, उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो आकर कहाँ पर गिरेंगी? वो भी मैम खंबात की खाड़ी में ही गिरेंगी ना। तो क्या लिखेंगे हम इसका? बे ऑफ खंबात। कहाँ पर आएगा बेटा? बे ऑफ खंबात। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which city is the ऋतु ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन द स्टेट? राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? ऋतु वेधशाला जहां से मौसम का जो है पता लगाया जाता है, ऋतु वेधशाला कहां पर है? एमपी में। जबलपुर, भोपाल, इंदौर या उज्जैन? नॉर्मल जो वेधशाला है जिसको किसने बनवाया था भैया? जल्दी बताओ मुझे। जयपुर के एक राजा ने बनवाया था, मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं, जो कहां पर है? उज्जैन में। लेकिन वो ये वेधशाला नहीं है। ऋतु वेधशाला जो है वो कहां पर है बेटा? ऋतु वेधशाला जो है वो इंदौर में है, ध्यान रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन जबलपुर। हाई, हमारे यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ? जबलपुर में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इज डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट लोकेटेड? उच्च न्यायालय की खंडपीठ राज्य के किस जिले में स्थित है? भाई ये तो बहुत लप्पू सा सवाल है ना, फिर भी आंसर लगानो तुम्हें आवे ना, लगता वो है ना, लप्पू सा तो सवाल है यार भैया, फटाक से लगा दो। उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या दोनों? तो आप जानते हैं कि मैम हमारा जो मेन है वो कहां पर है? वो है जबलपुर में, और उसकी जो है 2 खंडपीठ है वो कहां कहां पर है? इंदौर में और ग्वालियर में, दोनों में है। तो डी में हमको जो है दोनों दिया हुआ है ना, इंदौर ग्वालियर दोनों में। चलेगा, सो इसी के साथ जो है आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको यदि इसका जो है पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस का, तो फटाक से जाकर सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ तक आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो है वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यदि कोई भी डाउट है कमेंट करो, और जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ आपको गूगल होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क जरूर करा कीजिए, ठीक है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।